ये सब बातें चलती रहनी चाहिए, हंसी मजाक होता रहना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो आप। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और समझिएगा। बहुत टाइम बाद ये फ्लो वापस आया है काम का, जिस मात्रा में मैं काम कर रही हूँ खराब तबीयत में भी पिछले 1.5-2 महीने में, है ना। कोई कह रहा दिल ना दिया, आ जाओ इधर आ जाओ, फालतू बातें करा लो आपसे, हैं। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन करा लो, वहां पे दिल फेफड़े सब बाहर आ जाएंगे पेपर में जब सवाल आएगा तो। देखो एक बार, गाने गाने आ रहे हैं इनको। असर्शन यानी अभिकथन, रीजन यानी कारण। मजाक में डांट रही हूँ मैं, सीरियसली नहीं हूँ, कभी आप दिल पे ले जाओ, चक्कर वक्कर आ जाए किसी को। असर्शन कथन क्या है भाई? इंक्लूजन मीन्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज लर्न इन आइसोलेटेड सेक्शंस इन अ रेगुलर स्कूल। यानी समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, यानी वो बच्चे जो डिफिकल्टीज यानी लर्निंग डिफिकल्टीज से सफर कर रहे हैं, उनको आइसोलेशन में सिखाएं एक रेगुलर स्कूल में। आइसोलेशन, अलग अलग थलग करना अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुख्य धारा का मतलब है यहाँ पे रेगुलर स्कूल। हाँ, रेगुलर स्कूल, नॉर्मल स्कूल में हर बच्चे को सिखाना है। इंक्लूजन यही कहता है, चाहे स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो, विजुअली चैलेंज हो, लर्निंग डिफिकल्टी या लर्निंग डिसेबल्ड हो, हर तरह के बच्चों को आप रेगुलर स्कूल में सिखाएंगे, बट विद स्पेशल प्रोविजंस। जहां जरूरत है आप अपने मेथड में चेंजेस लाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं आइसोलेटेड वे में सिखाओ, कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है, बस एडमिशन करा लो तो ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। एडमिशन तो दे दिया बट आपने कोई बहुत स्पेशल प्रोविजन नहीं किए बच्चों के लिए, तो वो गड़बड़ है मामला। तो ये अपने आप में बात नेगेटिव है, गलत है, इसका कोई भी सर पैर नहीं है। रीजन क्या है? कितने % लोग सही जवाब दे रहे हैं देख लेती हूं, चलो लेट्स सी। Such a practice prepares students experiencing learning difficulties for participation in society। यानी इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है, अगर आप अलग थलग उनको रखोगे, आइसोलेट करोगे, सेग्रीगेट करोगे, तो ये कठिनाई महसूस कर करके बच्चे पक्के हो जाएंगे, समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार हो जाएंगे। बकवास बात है एकदम, है ना। आपको इंक्लूजन के नाम पे बच्चे को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। बोथ ANR फॉल्स, जो कि आप लोग यहाँ पे कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 61%, 68 हो गया है फिर अब बढ़ करके, ठीक। कि इंक्लूजन का मतलब एजुकेशन फॉर ऑल है, सभी के लिए शिक्षा है, और जरूरत पड़ने पे आपको अपने मेथड्स में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने स्कूल के सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है। ना कि ये है कि बच्चे को बस आइसोलेशन में एडमिशन दिला दिया, अब बच्चा बैसाखी से आता है या व्हील चेयर से आता है और उसकी क्लास रख दी 3rd फ्लोर पे, ना आपके स्कूल में लिफ्ट है, ना आपके स्कूल में रैंप है, तो ये टॉर्चर है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो जस्ट आइसोलेशन में उसको एडमिशन दे दिया। जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है उसकी नीड्स को भी आपको फुलफिल करना है, मेथड्स को भी बदलना है अपने, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो स्कीमा है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है ना, जो ओल्ड नॉलेज है, बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है, जब बच्चे उसमें अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते, कि जो नया एक्सपीरियंस आ रहा है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में, एग्जिस्टिंग में ऐड नहीं हो पा रहा, तो दे एक्सपीरियंस व्हाट? यानी जो दिमाग में है और जो दुनिया में है वो बैलेंस में नहीं है ना। मन में मान लिया किसी को ईश्वर, वो कह रहा है अरे कौन हो यार तुम, मैं तो जानता भी नहीं हूं। आपने अपने किसी स्टार को, किसी हीरो को कुछ भी बना लिया, आपने कहा हीरो वर्शिप कर ली कि अब तो शाहरुख खान ही है, शाहरुख खान एक दिन मिले, आपने कहा अरे सरकार आप तो, मैं तो आपको मन में भगवान मान के बैठा हूं कि भाई तू है कौन के पता नहीं। अब क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम, जैसे फैन मूवी में वो दिखाया भी गया है ना, कि मतलब जो आपने मन में रियलिटी बनाई है, मन में जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं और जो बाहर के मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। आपने या बच्चे ने बिल्ली को देख करके कुत्ता कह दिया, अब ये बैलेंस में नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में बिल्ली का स्कीमा ही नहीं है, तो अब ये डिसइक्विलिब्रियम होगा। कोई कहेगा बेटा ये बिल्ली नहीं होती, ये तो कुत्ता है, ये तो भौं भौं भी नहीं करती, या ये तो भौं भौं करता है, बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती है। तो अब बच्चे के दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है असंतुलन, जो ब्रेन में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो स्कीमा है और जो बाहर इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस में नहीं है। तो अब यहां पे क्या हुआ है? कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा बना हुआ है उसमें नए अनुभव को नहीं समझ पा रहा बच्चा, क्योंकि उसके पास उसका स्कीमा ही नहीं है। तो अब या तो नया स्कीमा बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन, एंड अडेप्टेशन रिजॉर्ट टू, यानी अडेप्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा, अनुकूलन करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा नया स्कीमा बनाने के लिए। अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आते हैं। एसिमिलेशन होता है एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड करना, और जैसे आपके ब्रेन में डॉग का स्कीमा है और आपने डॉग की कोई नई ब्रीड ऐड कर ली। एकोमोडेशन है परिवर्तन, मॉडिफिकेशन करना पुराने स्कीमा में, कि आपने देखा किसी बिल्ली को गलती से डॉग कह दिया तो आपने वो करेक्ट किया, तो आपने एकोमोडेट किया, ठीक है ना।
तो डिसइक्विलिब्रियम होगा और अडेप्टेशन लगेगा। अगर आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो पहले से मानसिक संरचना है वो नए ज्ञान को या जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन आई है उसको ऐड करने में या पहचानने में असमर्थ है, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा पहले तो, क्योंकि जो आपके पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही, जो बाहर की दुनिया है और आपके दिमाग की दुनिया है दोनों बैलेंस में नहीं है। ठीक, अडेप्टेशन क्या है? अब आपको अडेप्ट करना होगा। हाँ भाई, शाहरुख खान नहीं जानता मुझे, क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, वो फैन मूवी में जो वो फैन था उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक, तो ये अडेप्टेशन वैसा ही है कि कोई बात नहीं, अच्छा ये मैंने गलती से इसको बिल्ली बोल दिया था, ये तो कुत्ता है, तो अडेप्ट कर लेंगे आप, या तो नया स्कीमा बनाएंगे या फिर पुराने स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। जब आप मॉडिफाई करते हैं या नया स्कीमा बनाते हैं और नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम में फिट कर लेते हैं, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। कि दाल और चावल आपके दिमाग में स्कीमा में थे, आपने मिक्स करके खाना सीखा, एसिमिलेशन है। ठीक है ना? आपके दिमाग में पहले यह था कि जो पक्षी है, एक हेलीकॉप्टर को देख के बच्चे ने बर्ड बोल दिया क्योंकि उसके दिमाग में बर्ड का ही स्कीमा है। अब वो चेंज करेगा जब कोई उसे बताएगा कि डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। पहले तो कि उसने बर्ड बोल दिया एक हेलीकॉप्टर को, ये बर्ड तो नहीं है, इसका मतलब जो दिमाग में सेटअप है वो मैच नहीं कर रहा बाहर की रियलिटी से। फिर कोई बताएगा कि ये बर्ड नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है, इससे अलग होता है, तो बच्चे के दिमाग में क्या होगा, अब वो एकोमोडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा पुरानी इंफॉर्मेशन को। जस्ट ऐड कर लिया तो एसिमिलेशन है, मॉडिफिकेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ तो एकोमोडेशन है, और ये दोनों आते किसके अंदर है, अडेप्टेशन के अंदर। डिसइक्विलिब्रियम तो ठीक है, बट इंटरनलाइज नहीं करेगा, यहां पे भरना दिमाग में कोई भी प्रक्रिया का पार्ट नहीं है। अडेप्टेशन ठीक था, बट डिसोनेंस नहीं है, डिसोनेंस यहां पे कोई भी सेंस बनाता नहीं है पियाजे की थ्योरी में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने परसेंट लोगों ने सही दिया है? ठीक है, मतलब आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं इसमें, तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या है? गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट। ये इस बार पूछा हुआ सवाल है। अगर ये भी आपने गलत कर दिया, क्योंकि मुझे सवाल जो इस बार के महत्वपूर्ण सवाल हैं वो भी बीच बीच में आपको कराते रहना है, क्योंकि पैटर्न के टच में रहेंगे आप। अब देखो, ये पूछा हुआ सवाल है, इसमें 56% लोग ही है जो सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब तो एम ही कर रहे हैं। टी शर्ट पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, कि आप पढ़ लो और पेपर नंबर ले आओ और फिर आप आओ इंटरव्यू में, हम बैठ के बातें करेंगे, आपको कौन सी टी शर्ट पसंद है, फिर मैं आपसे बातें करूंगी, गिफ्ट दे दूंगी, और बताओ है, पढ़ लो चलो। अगर हम बात करें असर्शन की या कथन की, तो माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। यानी वो टीनेज में है बच्चे, मिडिल स्कूल में वही बच्चे होते हैं ना जो टीनेज में जा रहे होते हैं लगभग, है ना। 14 साल का बच्चा है, 11 से 14 वर्ष के बीच में होगा, 6ठी से 8वीं का बच्चा है मिडिल स्टेज में, तो थोड़ा टीनेज गर्ल्स हैं, और वो कई बार साइलेंट हो सकती हैं और नॉन पार्टिसिपेटिव भी हो सकती हैं एक्टिविटीज में, डिस्कशन में। ये रिसर्च है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो बहुत सारी लड़कियां हाथ ही नहीं उठाती, या लड़कियां लड़कों के मुकाबले कम हाथ उठाती है। ये पूरा सोशलाइजेशन की कहानी है कि हम जेंडर रोल टाइपिंग ऐसी करते हैं, तुम तो शांत रहो, तुम तो ज्यादा मत बोलो, तुम लड़की तो, शर्म तो लड़की का गहना है, ब्ला ब्ला शिट। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप को या लड़कियों के इन्वॉल्वमेंट को या उनके पार्टिसिपेशन को कम करती हैं। कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन उस तरह से हो रहा होता है समाज में, ये सच बात है ना। इसको हम गलत नहीं कह सकते कि मिडिल स्कूल की लड़कियां थोड़ा चुप रहती हैं कंपैरेटिवली, और कई बार पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और कोएड स्कूल है तो फिर तो बहुत सोच समझ के पार्टिसिपेट करेंगे, गर्ल्स स्कूल है तो फिर भी एक बार को वो थोड़ा चाहती हैं कि मतलब कर लेंगी, वो कंफर्ट जोन होगा। रीजन क्या है? गिवन देयर जेनेटिक मेकअप, गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रिहेंड एंड कोप अप विद द चैलेंजिंग करिकुलम इन मिडिल स्कूल्स। कि मिडिल स्कूल में 6ठी से 8वीं में इतना मुश्किल करिकुलम हो जा रहा है कि वो लड़कियां सह नहीं पा रही हैं, इतना चुनौतीपूर्ण सिलेबस है, सिलेबस के चलते बेचारी बोझ से दब जा रही हैं, और उनका जेनेटिक मेकअप तो बिल्कुल नहीं झेल पा रहा। फालतू बात है एकदम, कोई जेनेटिक मेकअप की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टीरियोटाइपिंग की प्रॉब्लम है ना। तो ये कहना तो एकदम गलत है। हाँ, ये बात सही है कि पार्टिसिपेशन लड़कियों का कम है कंपैरेटिवली लड़कों की तुलना में, उसका रीजन सामाजिक ज्यादा है, जेनेटिक नहीं है। तो ए तो सही है, बट आर सही नहीं है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? सेकंड ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं? दे ही नहीं रहे, 28। हाँ, तो देखो आप हालत, इस बार का आया हुआ सवाल है, और ये हर बार आता है अलग अलग तरह से। कई बार कह देगा लड़कियों में एम्पैथी कम होती है या ज्यादा होती है, इसलिए वो कंफर्मिटी की शिकार हो जाती हैं, ये वो। तो आप इतने आसान सवाल में, मतलब इतना आसान भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें फंसने की संभावना है, बट जो पेपर में आया हुआ है, पिछले साल लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, ये कोई जेनेटिक मेकअप नहीं हो सकता। इनइक्वालिटी जहां भी है उसको जेनेटिक मेकअप का आप बहाना नहीं दे सकते, है ना, कि वो तो करिकुलम से डर जा रही हैं, कोप नहीं कर पा रही हैं। इंटेलिजेंस में कमी नहीं है कोई लड़कियों की, ये कोई रिसर्च नहीं कह रही है। गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है,
ये वैसा ही है कि एक सवाल आता है कि ज्यादातर लड़कियां जो हैं डॉल्स चूज करती हैं और लड़के जो हैं कार्स चूज करते हैं, तो ये बात सही हो सकती है क्योंकि कल्चरली ऐसा ही माहौल बना के रखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कोई बायोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे। तो बिल्कुल सेम सवाल है, बस भाषा बदल दी है, तो वहां भी यही होगा फिर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक क्वेश्चन जेंडर पे हर हालत में आना है, 2 भी आ जाते हैं कभी कभी। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सदाबहार सवाल है। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली एंड द अदर बाय अ पुअर फैमिली। 2 आइडेंटिकल ट्विन्स हुए। आइडेंटिकल यानी वो जुड़वा जिनकी शक्ल भी सेम है, सेक्स भी सेम है, यानी 2 भाई होंगे तो 2 भाई होंगे, 2 बहनें हैं तो 2 बहनें होंगी, और उसमें भी लगभग इनकी हेरिडिटी भी 0.89% यानी लगभग 90%, 89% के आसपास सेम होती है। पूरी तरह नहीं बट काफी हद तक सिमिलैरिटी है। अब आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे बिल्कुल, है ना, जो सेम दिखते हैं एकदम। मूवी याद दिलाओ कोई, याद नहीं आ रही, बट जुड़वा बच्चे आपने देखे ही हैं। ठीक, तो क्योंकि मैं नींद की कमी है तो नींद की कमी में चीजें याद नहीं आती हैं। एनीवे, तो सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। 2 जुड़वा बच्चे हैं। एक सर्कस करके एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की, फ्लॉप हो गई थी तो आपने देखी नहीं होगी, मैंने तो देख ली थी, तो मुझे तो याद है। कोई कह रहा है मैं भी ट्विन्स हूं, बहुत बढ़िया। करण अर्जुन, बट वो आइडेंटिकल ट्विन नहीं है, एक जैसे नहीं दिखते ना दोनों, तो बट ठीक है, मान लो कि 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक को अमीर परिवार ने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, और दूसरे को गरीब परिवार ने। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देयर IQ स्कोर्स। 1 साल के बाद इन दोनों के IQ स्कोर में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या अवलोकन करेंगे, बताइए जरा। हाँ, सब गलत जवाब दे रहे हैं इसमें, 61% लोग गलत जवाब ही दे रहे हैं, क्योंकि ये यही चला आ रहा है, हम इसको ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं। और प्रीवियस रिसर्चेस कहती भी यही थी, लेकिन जो न्यू रिसर्चेस हैं वो ये मानती हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अच्छा खासा प्रभाव आपके IQ पे पड़ सकता है इन द लॉन्ग रन। यानी जिस समय जन्म हुआ है या बच्चा 2 साल का है, तो मान लो 6 पॉइंट का अंतर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण, या 2 बच्चों में नॉर्मल डिफरेंस है, वो कई गुना 3 गुना तक उसका इंपैक्ट लॉन्ग रन में पड़ सकता है। बहुत ज्यादा परिवर्तन ऐसा नहीं है कि आज IQ क्योंकि ये दोनों बच्चे साथ में ही पैदा हुए हैं तो माँ बाप तो सेम ही है, तो उस केस में, लेकिन लॉन्ग रन में डिफरेंस आएगा, 1 साल में नहीं आएगा। इन्होंने कहा 1 साल बाद आप कंपैरिजन करा लो। देखिए, SES सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिसको कहते हैं, इसका प्रभाव नई रिसर्चेस ये कहती हैं कि पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव IQ पे पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों को जो रिच फैमिली में अडॉप्ट किया होगा वहां पे बेहतर एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि खाने का रोना नहीं है वहां कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिताजी शराब पी के आ रहे हैं, रोटी का पता नहीं है, माताजी घर में बर्तन मांज रही हैं, किसी तरह से काम चला रही हैं, है ना, तो स्ट्रगल्स ज्यादा हैं। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस खराब है तो ज्यादा स्ट्रगल्स हैं, ज्यादा खराब माहौल मिलेगा, ज्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। कितनी तरह की क्लासेस अमीर लोग अपने बच्चों के लिए लगा दे रहे हैं, स्विमिंग भी करा रहे हैं, चेस में भी भेज रहे हैं, डांस भी करा रहे हैं, म्यूजिक भी सिखा रहे हैं, है ना, और स्कूल तो जा ही रहे हैं बच्चे, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ट्यूशन भी लगा दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो काम सोशियो इकोनॉमिकली पुअर जो फैमिली है वो नहीं कर पाएगी। तो द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली ग्रेटर स्कोर करेगा नहीं, 1 साल में कोई अंतर नहीं आएगा, लॉन्ग रन में आएगा। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, इसके साथ हम जाएंगे। पहले हम भी यही माना करते थे कि भैया ये तो जो है जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर, कि IQ पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में पड़ जाएगा, कई पॉइंट्स का प्रभाव पड़ जाएगा। तो हम आज की डेट में इसके साथ नहीं जाएंगे। गरीब परिवार का लड़का जो है वो समृद्ध वाले को पीछे छोड़ देगा, ये वो फालतू बातें हैं, दोनों सेम स्कोर करेंगे 1 साल में, तो कुछ नहीं अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। अलाभान्वित या वंचित समूह वर्ग से आने वाले बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा तरीका है जो उन्हें रोज स्कूल आने में प्रोत्साहन देगा, कि अलाभान्वित वर्ग से आने वाला बच्चा, वंचित समूह से आने वाला बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वंचित हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति के रूप में वंचित हो, पीछे हो, उसको आप स्कूल बुलाएं, वो भी स्कूल आए। अब ऐसा हो सकता है एक बच्चा EWS कैटेगरी से स्कूल में एडमिशन लेके आया हुआ है, उसको एडमिशन तो मिल गया, बेचारी की शर्ट है जो बाकी बच्चों से हो सकता है बहुत खराब स्थिति में हो, उसका लंच बहुत पुराना सा दिखे, बाकी बच्चे उससे बात ना करना चाह रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसका, अब वो रेगुलर स्कूल आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। तो अब आपको ऐसा बच्चा जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे है उसको स्कूल में लेकर के आना है, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर, है ना। पेइंग रुपीज, क्योंकि सिर्फ एडमिशन देने से काम नहीं चलेगा भाई, हम कहते हैं 25% सीट दे देंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्राइवेट स्कूल्स में भी, RTE ये कहता है
बट उससे काम नहीं चलेगा, आपको इन्वॉल्व भी करना है ना बच्चे को, बाकी बच्चों का एटीट्यूड भी चेंज करना है, टीचर का एटीट्यूड भी चेंज करना है। पेइंग ₹5 पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन, ये रिवॉर्ड पनिशमेंट से तो बच के रहना है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड में हम ये बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं, इससे कुछ होना नहीं है। ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये जवाब आप लोग 55% लोग सही दे रहे हैं कि वो बच्चे जो डिसएडवांटेज पोजीशन से आते हैं उनके लिए एक तरीका होता है, वन ऑफ द वेज में से, मतलब वन ऑफ द मैनी वेज में से, कि आवासीय विद्यालय खोलना, जैसे कस्तूरबा गांधी KGB बोलते हैं ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, या फिर आपके EMRS भी जो है डिसएडवांटेज या डेप्राइव्ड जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो क्योंकि बच्चे रहेंगे ही वहीं और वो वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पे सोएंगे, तो वो बात सही है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड अ लीगली पनिश्ड ऑफेंस, ये करने से नहीं होगा। अ चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय द स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम्स एवरी डे, कि वो जाकर के बच्चों को कलेक्ट करने वाले की एक ड्यूटी लगाएं और वो लेकर के आए बच्चे को। इन सब ऑप्शंस में से सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही ज्यादा बेहतर है बाकियों के मुकाबले, ठीक है ना। आवासीय विद्यालय होंगे तो इनकी उपस्थिति अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि सब बच्चे वहां साथ रह रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, और सुविधाएं भी जो है स्कूल की तरफ से मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है इसको। द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलास्टिक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलास्टिक एरियाज कैन बी जस्टिफाइड एज, यानी अपस्केल कर दिया गया है। द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलास्टिक एरियाज, यानी जो स्कोलास्टिक एरिया होते हैं शैक्षिक पक्ष, पढ़ने लिखने से संबंधित, एकेडमिक्स से संबंधित, जो सब्जेक्ट्स में आप नंबर ला रहे हैं उससे संबंधित, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलास्टिक एरियाज। को स्कोलास्टिक एरिया क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, वॉट। तो बच्चा है जो को स्कोलास्टिक एरिया में बहुत अच्छा कर रहा है, यानी सह शैक्षिक पक्ष को करिकुलर एक्टिविटीज में बड़ा अच्छा है, फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है ना, या विराट कोहली हैं जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं स्कूल में ही, तो टीचर्स ने प्रमोट करने का डिसाइड किया कि स्कोलास्टिक में भी इनको हम प्रमोट कर देंगे या अपस्केल कर देंगे या एक्सेलरेशन दे देंगे। ये बात कैसे जस्टिफाइड है एक एरिया के बेसिस पे, कि इट एंश्योर्स यूनिवर्सल रिटेंशन, सार्वभौमिक प्रतिधारण, के बस इतना तो बेसिक मिनिमम कर दो सबको, वो बात नहीं चल रही। यहां पे एक एरिया में टैलेंटेड है बच्चा, इसलिए दूसरे एरिया में अपस्केल कर रहे हैं। इट डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, नहीं। इट केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात हमें अच्छी लग रही है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करता है या उनका ध्यान रखता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। कि हो सकता है कि बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा ना हो बट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को आप देखते हैं कोटा भी मिलता है, कई जगह पे एडमिशंस में भी छूट मिलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके बहुत सारी जगहों पे, है ना। जॉब्स में भी आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो है TT थे, TC टिकट कलेक्टर थे, है ना, अभी उनको ऑनरेरी एक पोस्ट मिली हुई है, लेफ्टिनेंट क्या था, लेफ्टिनेंट कर्नल की, कोलोनल बोल देते हैं, तो वो बेसिकली, या ऐसी बहुत सारी ऑनरेरी पोजीशंस आप देखते हैं कि कोई किसी ने मूवी में बहुत अच्छा किया, यानी सिनेमा के फील्ड में बहुत अच्छा किया तो उसको PhD मिल गई, डॉक्टर की उपाधि मिल गई। तो एक एरिया में को स्कोलास्टिक में मान लो अच्छा किया है तो स्कोलास्टिक में भी कोई पद या कुछ अपस्केलिंग दे दी गई है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है। व्यक्ति जो है, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर सचिन तेंदुलकर 10वीं पास हैं तो वो जीनियस नहीं हुए, या कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी उनको ये कहेगी, मना करेगी कि आप यहाँ मत पढ़ो, या फिर हमसे अगर कोई ऑनरेरी पोजीशन देनी है तो मना करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है। एक फील्ड में व्यक्ति ने एक्सेल किया है, बल्कि प्रेफरेंस मिलेगी ऐसे व्यक्ति को जिसने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया हो। इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की कोई यहां पे बात है नहीं है सच। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट। विकास के बारे में सही पहलू, सही पक्ष, सही ऑप्शन फटाक से चूज करके जवाब आपको दे देना है, इधर उधर की बात नहीं करनी है, फटाफट से। हाँ, खाली छोड़ दो क्वेश्चन 30 सेकंड के लिए। लो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ ताकि मुझे खड़े होने के लिए जगह मिल जाए और आपको पढ़ने के लिए, ठीक है जी। अब सही है, चलिए। कमेंट अभी नहीं पढ़ूंगी भाई, किसी का भी डिस्ट्रैक्शन होता है, ऑलरेडी बहुत पढ़ना पड़ता है, हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें बोलना बहुत पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज का बहुत यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट। विकास के बारे में कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, हाँ भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है विकास की दर में, बिल्कुल सही बात है। विकास की गति सभी बच्चों में सेम नहीं होती, स्टेज या पैटर्न सेम हो सकता है, गति सेम नहीं होती। 2-1.5 साल के बच्चे भी सेम गति से नहीं, उनकी हाइट या सारी एक्टिविटीज सेम डे पे नहीं शुरू कर देंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमिन्ड सोनली बाय जेनेटिक्स, ये नहीं कह सकते। एनवायरमेंट का भी रोल है, अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो प्याजे की तो पूरी स्टेजेस फेल हो जाएंगी,
एनवायरमेंट में अगर एक्टिविटी नहीं करेगा दिमाग का विकास, तो एनवायरमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जेनेटिक्स थोड़ी करेगा। आईक्यू के केस में आप बहुत हद तक कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा प्रभाव है अगर बाद में अच्छा एनवायरमेंट, सोलली नहीं कह सकते आप, है ना, मेजरली कह दो, वट एवर कह दो, बस सोलली नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से जेनेटिक्स ही है, तो फिर तो एनवायरमेंट बंद कर दो, सारे स्कूल बंद कर दो, सारी एक्टिविटी बंद करा दो, कुछ मत कराओ, बच्चे का दिमाग के विकास पे जोर ही मत दो, अगर ऐसा है तो। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, आप अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, दूध के दांत निकल रहे हैं, या दूध के दांत गिर रहे हैं तो आप पक्के दांत आएंगे, अंदाजा देखते हुए। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, विकास के सारे पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, तो सेकंड को छोड़ के बाकी सब सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि आप लोग 61% लोग दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड डेवलपमेंट, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए पियाजे की 4 स्टेजेस अलग हैं, 4 फैक्टर्स अलग हैं, ये मैं बहुत सालों से करा रही हूँ, जब सिर्फ स्टेज की बात करते थे हम बाकी लोग, तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ये मैं हमेशा थियरी शुरू करने से पहले पढ़ाती हूँ या हम डिस्कस करते हैं, आज भी ऑफलाइन में पियाजे हम कर रहे थे तो ये हमने डिस्कस किया था, है ना। ये इनका क्वेश्चन पढ़ लेना यार, क्या कह रही हैं, बता देना कोई सॉल्यूशन हो तो इनको। अभी मैं एक्स्ट्रा कोई सवाल नहीं लूंगी भाई, फिर भी पढ़ लेती हूँ, आपने पूछा है तो। पानी पीते हुए मैम फॉर्म फिलअप करते टाइम आधार का एक डिजिट गलत हो गया है, करेक्शन विंडो ओपन हुआ बट आधार करेक्शन ऑप्शन नहीं है। आप तो क्या ही कर सकते हो, बाद में एफिडेविट लग जाए, कोई समाधान निकल जाए तो देखो, नहीं तो ये बड़ा ब्लंडर ही है, ये मतलब मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर ही है। क्योंकि करेक्शन में भी ना वो बेसिक डिटेल्स चेंज करने का ऑप्शन देते नहीं है जनरली। करिए, समझते हैं। 71%। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर्स, कितने लोग दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। देखो इसकी सिंपल ट्रिक है, MESE, है ना, मैचुरेशन, यस, इसको हेरिडिटी भी कह सकते हो, एक्टिविटी, मैचुरेशन, M फॉर मैचुरेशन, E फॉर एक्सपीरियंस, जिसको एक्टिविटी भी कह देते हैं कि बच्चा, और सोशल एक्सपीरियंस, बच्चा सोशली भी अनुभव तो करेगा ही, और इक्विलिब्रेशन, ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी बात पियाजे करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं है, कल्चर की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना पियाजे वाइगॉत्स्की देते हैं, और ये इन्होंने बस 4 फैक्टर में ही बात की है, बाकी आपको कोई खास नजर नहीं आएगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे वाइगॉत्स्की करेंगे ही नहीं। ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन, मेमोरी, ये सब तो फालतू बातें हो गई, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, दूसरी थियरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और 4 स्टेजेस कौन सी हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 फैक्टर्स हैं। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी कह लो, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, जिसमें अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, अडेप्टेशन में एसिमुलेशन और एकोमोडेशन आता है। एनीवे, आते हैं, असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर, आकलन को कैसे सूचित करें या कैसे रिपोर्ट करें, क्या आपने असेस किया है बच्चे को, कराऊंगी यार, हिंदी, हाँ, अपियरिंग स्टूडेंट्स सीटेट बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय है ही नहीं, NCTE ने 2023 में ही आई थिंक वो क्लियर कर दिया था, 23 या 21 में ही वो क्लियरिटी है उस पर। अगर आपको एक दिन भी हुआ है अपना DLED BTC BEd करते हुए तो आप सीटेट भर सकते हो, है ना। अब देखो इसमें सवाल फटाफट से सॉल्व करो फिर बातें करना। असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर, कैसे रिपोर्ट करें असेसमेंट को, आकलन को, मूल्यांकन भी नहीं, आकलन कहिए इसको, मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, वो इससे थोड़ा बड़ा है, असेसमेंट कंपैरेटिवली छोटी प्रोसेस है। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द स्टूडेंट्स कैन नॉट डू, ऐसा कोई असेसमेंट नहीं है, ये कोई जजमेंट पास नहीं करना है आपको। इट स्पेसिफाइज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, वो भी अपने आप में यहाँ पे ये नॉर्मेटिव या नॉर्म असेसमेंट की बात नहीं हो रही है, NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात नहीं हो रही है। इट डिटेल्स व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट हैज बीन लर्निंग, हाँ बच्चा कैसे सीख रहा है और क्या सीखा है उसने, ये आकलन में पता लगेगा आपको, कि आपने पोल में जवाब दिया तो पता लगेगा किस टॉपिक में कहाँ आपको समस्या आ रही है, आप पढ़ के गलत कहाँ समझ रहे हैं, जो इतने लोग गलत जवाब दे रहे हैं, हालांकि इसमें आपने ठीक जवाब दिया है। इट डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट विद एप्रोप्रिएट लेबल्स, लेबल्स लगाना, ठप्पा लगाना बच्चे को स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर मार्क करना, वो गलत बात है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि आप लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत हमको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, NEP पे क्वेश्चन जब ऑनलाइन पेपर हुआ था तो तब आए थे, तो अभी भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप पढ़ के जाइए, इसको जरूरी है। व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड या रिपोर्ट कार्ड की बात हुई है, वो क्या प्रपोज करता है बताइए। कैप से याद रख सकते हो, CAP, फटाफट से बताओ। 58% लोग सेकेंड ऑप्शन
दे रहे हैं जवाब में। देखिएगा, कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, बाकी बच्चों से कंपेयर करना कोई भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है असेसमेंट का, और इसको 360 डिग्री तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, चहुमुखी आकलन की बात हो रही है। प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, बिल्कुल सही बात है, बच्चे के दिमाग, उसका दिल यानी इमोशंस जुड़े हुए हैं कि नहीं लर्निंग में, और साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग बाय डूइंग करके वो सीख रहा है कि नहीं। इन तीनों पहलुओं को जब आप जोड़ करके एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो उसको 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कह रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा भी कह रहे थे महात्मा गांधी। यानी बच्चे का दिमाग जिसको कॉग्निशन कहते हैं, इमोशंस अफेक्टिव डोमेन यानी बच्चे का दिल, इमोशंस जुड़े हुए हो लर्निंग में, और साइकोमोटर या हैंड जिसको कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी करके भी वो सीख रहा हो, तो वो प्रोग्रेस कार्ड जो है 360 डिग्री हो जाएगा, यानी दिमाग, दिल और एक्टिविटी, शरीर सब शामिल है सीखने में। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग अपने आप में नेगेटिव है, कल भी हमने डिस्कस किया था। प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, बच्चे के पेरेंट्स को काम नहीं देते आप, पेरेंट्स में कमी नहीं निकालते आप, सिस्टम में देखते हैं। तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके बारे में कौन सा एक कथन है जो सही है, पोल में फटाक से जवाब देंगे। डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, या फिर प्रपोज्ड 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 जनरल लेवल्स, 3 जनरल लेवल्स में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, तो ये तो हो गया देखो बिल्कुल गलत। कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइंस डिलेमा, यानी एक रिसर्च कंडक्ट की, एक अनुसंधान कंडक्ट किया एक काल्पनिक स्थिति देकर के, हाइंस की डिलेमा या हिंज की दुविधा कि हिंज की जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाएगी यदि उसके पास एक ही चांस है या एक ही तरीका है हिंज के पास या हाइंस के पास अपनी वाइफ को बचाने का कि वो चोरी कर ले, तो उसमें सही गलत की नैतिकता पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए, ये बात सही है। आर्ग्यूज दैट मॉरलिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज प्रोग्रेस डिफरेंटली इन द कोर्स ऑफ देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये तो इनका क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने जेंडर बायस थियरी बनाई है, फीमेल्स किस तरह से सही और गलत को अप्रोच करती हैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ मेल सैंपल्स थे इनकी थियरी में, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही बात सही है कि कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उनको बहुत सारी परिकल्पनात्मक सिचुएशंस देके कि ये होगा तो ये होगा, 2 लोग होंगे तो किसको बचाओगे, है ना। जैसे आप देखते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यूज में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे हाइपोथेटिकल कि एक तरफ आपको जो है ईमानदारी बचानी है, दूसरी तरफ सिस्टम बचाना है, फलाना ढिमका, 50 तरह की चीजें हो सकती हैं कि आपको रिश्वत लेने के अलावा कोई चांस नहीं मिल रहा या लेनी ही पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है और आपको वो गलत काम नहीं करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो 2 दुविधा वाली सिचुएशन आपको दी जाती है, मॉरल डिलेमा वाली। तो वही इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट को चेक करने के लिए ऐसी मॉरल डिलेमा वाली बहुत सारी सिचुएशंस दी थी, जिसमें से हाइंस एक है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये कहना गलत होगा, क्योंकि पियाजे की जो थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की उसको इन्होंने रेफरेंस बना करके अपनी एक नई थियरी दी थी, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पियाजे को रेफर नहीं किया था। ये वैसा ही है कि अब मैं कहूंगी तो विवाद होगा, है ना, कि आप जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे ली, बहुत ज्यादा आज बोलने का मन नहीं है यार, बहुत थकी हुई, किसी और दिन बोलूंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टेक्स्ट बुक डेपिक्शन ऑफ विमेन विद फेमिनिन ट्रेट्स सच एज नर्चरिंग, केयरिंग एंड इमोशनल आर एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताएं कि जैसे जो हम फेमिनिन ट्रेट्स जिनको हम लेबल करते हैं, जैसे नर्चरिंग होना, केयरिंग होना और इमोशनल होना, कि बड़ी इमोशनल होती हैं, ये सब डिपिक्शन टेक्स्ट बुक्स में दिखाई जा रही है कि जहां केयर की बात आ रही है, इमोशनल होने की बात आ रही है, तो माँ का कैरेक्टर ही ऐसा बना दिया कि वो तो बेचारी सेक्रीफाइस ही करेगी, उसका अपना कोई जीवन नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना जीवन वो जिएगी नहीं, बस बच्चों के लिए जिएगी, है ना। और बच्चों की सारी जिम्मेदारी माता की ही है, उनको खिलाना पिलाना व्हाटएवर नर्चर करना, पिताजी का उसमें बस इतना ही रोल है कि वो पैसे कमा के लाते हैं। अब माता भी पैसे कमा के ला रही है, तो फिर पिताजी का क्या रोल बचा, खत्म करते हैं रोल, नहीं, उनको भी फेमिनिन ट्रेट्स और मस्कुलिन ट्रेट्स दोनों का बैलेंस है हर एक व्यक्ति, या होना चाहिए, जिसको हम एंडोगाइनस पर्सनैलिटी बोल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम अगर सिर्फ डेपिक्शन दिखाएंगे किताबों में कि फेमिनिन ट्रेट्स तो वो होते हैं जो नर्चरिंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, इमोशनल होती हैं, रोने लग जाएं छोटी सी बात पे, है ना, और सिर्फ महिलाएं ही रोती हैं, ये सब जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप की तरफ हमें लेकर के जा रहे हैं, ये डेपिक्शन सही नहीं है ना। पोर्ट्रेयल ऑफ इनेट एबिलिटीज ऑफ वुमेन, ये तो इनेट एबिलिटी कोई बात ही नहीं है, इक्वालिटी इक्विटी तो कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि पुरुष भी रो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, नर्चरिंग हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स कैन बी असेस्ड बाय, यानी समालोचनात्मक चिंतन जिसकी बात 21वीं शताब्दी के कौशलों में इसको शामिल किया जाता है, 21st सेंचुरी स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग को, तो इसका आकलन किस प्रकार किया जा सकता है कि बच्चे सोच रहे हैं, जहां बच्चे के दिमाग पे जोर पड़े, वो दिशाओं में सोचे, वही आंसर आपको इन चारों में से सही मिल जाएगा। सिर्फ रिकॉल एबिलिटी के बेटा याद करके बताओ नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बस आपका मेमोराइजेशन लगा है
है ना। फिर आता है एनालाइजिंग देयर इंटरप्रिटेशन स्किल्स, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण के द्वारा आप पता लगा पाएंगे कितना बेहतर एनालिसिस करते हैं, सारे पहलुओं को खोल करके समझ पाते हैं। तो उससे समझ में आएगा जितना बेहतर एनालिसिस है जिस बच्चे का, तो क्रिटिकल थिंकिंग वो अच्छी कर पा रहा है, हर एक पहलू से किसी चीज को देख पा रहा है जो क्रिटिकल थिंकिंग में होता है कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है। मेजरिंग देयर स्पीड ऑफ कॉपिंग, कितने बढ़िया नकल करते हैं, एक्यूरेसी कितनी है स्पेलिंग की, तो हो सकता है बहुत शुद्ध लिखता हो वर्तनी, लेकिन दिमाग चलाने को कहें तो ना चलाता हो। सिर्फ सुंदर राइटिंग शुद्ध वर्तनी से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो जाएगी, दिमाग पे जोर जब तक नहीं पड़ रहा, दिशाओं में नहीं सोच पा रहा, तब तक दिक्कत है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है, इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्पररी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच एज दैट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। करेक्ट यानी गार्डनर की थियरी के अनुसार अगर हम माने, जो समकालीन थियरी है, जो आज के समय में मॉडर्न डे में जिस तरह से इंटेलिजेंस को देखते हैं, तो कौन सा तरीका है, कौन सी एंगेजमेंट, कहां एंगेजमेंट, माफी, बहुत खर्चा किया है, अपने पैसे से लिए भाई, कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं है, गलत ना समझें, है ना। देखो, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फूल भेजने लग गए हो, कमाल कर दियो, मतलब इंसान को अधिकार नहीं है अपनी कमाई से एक अंगूठी पहन ले, उसका मन हो तो। मैं वैसे ही नहीं पहनती हूँ, कंफर्टेबल नहीं होता है, ट्रैवल कर रही हूँ भूल जाऊंगी तो इसलिए पहन ली है। देखो एक बार अगर हम देखें यहाँ पे, तो इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्पररी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच एज दैट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, तो इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यही सही नहीं है कि टेस्ट के द्वारा आप इंटेलिजेंस को माप सकते हो, क्योंकि गार्डनर तो कह रहे हैं मल्टीपल तरीके से व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं टेस्ट से ही आप माप सको। वो म्यूजिक में इंटेलिजेंट हो सकता है, वो गार्डन यानी नेचर को समझने में इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस कॉम्प्राइजेस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, जो कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की भी है, ये सही है, लेकिन हमको गलत चाहिए, नॉट लिखा हुआ है ना। इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी और एनवायरमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, सही बात है। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, बुद्धि को बेहतर किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स विद डिसलेक्सिया, यानी किसी बच्चे को यदि पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषता क्या होगी, कैसे पहचानोगे बच्चे को। भाई आप टीचर हो, आपको डिसलेक्सिक बच्चे की पहचान करनी है, कैसे पहचानोगे, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। स्ट्रगल विद वर्ड रिकॉग्निशन, डिकोडिंग एंड स्पेलिंग, हाँ वर्ड्स को पहचानने में, डिकोड करने में, स्पेलिंग समझने में, ये सब दिक्कतें आती हैं बच्चे को। 100 को वॉल्स पढ़ सकता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है, तो ये कई बार रिवर्स में, या जिसको हम कहते हैं मिरर में दिखती हैं चीजें, उल्टा पढ़ता है, कई बार न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकता है ना। और स्पेलिंग में या रिकॉग्निशन में ब्रेन में उसके इंफॉर्मेशन अलग से प्रोसेस हो रही होती है, तो उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। ईशान अवस्थी याद कर लो, तारे जमीन पर। इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी, ये एडीएचडी में होता है, ना कि डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो क्रिएटिविटी का ही एग्जांपल है। डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये कई जगहों पे हो सकता है। ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिस्प्रैक्सिया हो सकता है, जिसमें चलने फिरने या बेसिक मोटर एक्टिविटीज में बच्चे को दिक्कत आ सकती है, डिस्प्रैक्सिया हो सकता है। चलिए खैर,